आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोरेट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों की विवेचना करें। आपको इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र कैसा था, उन्होंने किस प्रकार से अपने नीतियों में सुधार किया। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के ऐसे शासक थे जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के दौरान राज करते थे। वह तुगलक वंश के दूसरे राजा थे। उनकी शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। इनकी नीतियों और चरित्र के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की थी और विविध विषयों में रुचि रखते थे। आपको इसमें यह कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था भारतीय इतिहास में तुगलक वंश का एक शासक था और ये जो था वो दूसरा शासक था तुगलक वंश में। इनकी नीतियाँ और चरित्र के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनका चरित्र और नीतियाँ अच्छी थी, जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो चरित्र और नीतियाँ था वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ही इन्हें सभी नीतियों में इन्हें सफलता नहीं मिली बल्कि असफलता ही मिली। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक पढ़े लिखे शासक थे। इन्होंने कई विषयों में अपना जो है शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद है कि वे एक उच्च शिक्षित राजा थे जिन्होंने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमानी से काम किया था। वे धर्मनिरपेक्ष थे, इसीलिए सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक बुद्धिमान शासक थे। यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक है जो किसी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं करता था बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके शासन का एक विशेषता यह थी कि वह एक बहुत ही ताकतवर शासक थे। वे दुश्मनों को धमकी देते थे और उनके सामने हमेशा बड़ा दिखने का प्रयास करते थे। वे लोगों को भी बहुत सख्ती से शासित करते थे, लेकिन यह माना जाता है कि यह दिल का बड़ा अच्छा व्यक्ति था। लेकिन लोगों का दुख इनसे नहीं देखा जाता था, जिसके कारण लोगों को हमेशा सहायता करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक ऐसे शासक था जो अन्य शासक की तुलना में ताकतवर था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अपने दुश्मनों से बड़ा दिखने के लिए हमेशा प्रयास करता था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह जो है बहुत शक्ति व्यक्ति था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक सख्त किस्म का इंसान था, लेकिन उनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। इसके कारण जो है हमेशा वह लोगों को सहायता करते थे। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यह बहुत ही निर्दयी व्यक्ति थे, इनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करता था, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान मानता था, किसी भी धर्म को बड़ा और छोटा नहीं मानता। कुछ इतिहासकारों ने इनके असफलता के कारण इनके चरित्र का अनुमान लगाया और कहा है कि यह एक सख्त किस्म के इंसान थे जो सभी के प्रति कठोर नीति को अपनाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक कट्टर व्यक्ति था, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वह धर्म के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करता था। लेकिन इतिहासकारों में इनके चरित्र को लेकर मतभेद है। इतिहासकार असफलता के कारण ही इनके चरित्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार से इतिहासकारों में मतभेद है कि इनका चरित्र कैसा था। मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्हें कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त था, जिसके कारण इन्होंने धार्मिक कट्टरता को न अपनाकर सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार अपनाया। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने जनता को सहायता करने के लिए अपने साम्राज्य में भोजनालय का व्यवस्था कराया था,
ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इस भोजनालय में प्रतिदिन लगभग 40,000 लोग भोजन करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिसके कारण इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान व्यवहार दिया। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने दरबार में एक भोजनालय का व्यवस्था किया था, जिसके अंतर्गत जो है लगभग प्रत्येक दिन 40,000 लोग भोजन करते थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता को सहायता करने के लिए अस्पताल भी बनवाया था, ताकि बीमार पड़ने पर लोग वहां पर फ्री में अपना जांच करा सकते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों की सहायता करने के लिए अस्पताल का भी निर्माण करवाया था, ताकि लोग बीमार पड़ने पर वहां पर जो है फ्री में अपना इलाज करा सके। इस प्रकार से इतिहासकारों द्वारा यह मुद्दा विवादित है कि इनका व्यवहार किस प्रकार से था। यह कहना मुश्किल है, फिर भी जहां तक अनुमान लगाया जाता है उसके अनुसार कहा गया है कि इनके पास बहुत ही धैर्य था, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि उनके पास धैर्य नहीं था, जिसके कारण ही उनकी सभी नीतियां असफल रहे। यानी कि इतिहासकारों द्वारा इनके चरित्र और नीतियों के बारे में अनुमान इस प्रकार से लगाया जाता है क्योंकि इनकी सभी नीतियां असफल रही थी, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है कि इनके पास कोई धैर्य नहीं था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनके पास धैर्य था। जो इतिहासकार नहीं मानते हैं कि इनके पास धैर्य था, वह बताते हैं कि इनके पास धैर्य नहीं था, जिसके कारण जो है इनकी सभी नीतियां असफल रहा। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी नीतियों में कई सुधार किए। यहाँ कुछ मुख्य नीतियां हैं जो उन्होंने अपनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किन किन नीतियों को लागू किया था, उन सभी नीतियों को जो है हम लोग समझते हैं। पहला जो है वो है कृषि नीति। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को उन्नत करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। उन्होंने किसान को भूमि दान करने का आदेश दिया और उन्हें बिजली और जल से आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने का विकल्प दिया। उन्होंने कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नए कानून को लागू किया। वे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया ताकि कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि किया जा सके। इन्होंने इन क्षेत्रों में कितनी सफलता मिली इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्होंने कृषि क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रथम नीति था वो था कृषि नीति। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कृषि को उन्नत बनाने के लिए कई योजनाएं लागू किया। सबसे पहले इन्होंने जो है सभी किसानों के बीच भूमि को दान में दिया गया और उन्हें जो है खेती करने के लिए बिजली तथा जल के लिए कई नहरों तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया ताकि जो है आसानी से किसान कृषि कर सके। इन्होंने कृषि और व्यापार को अधिक प्रोत्साहन दिया। दूसरा पॉइंट बनाना है न्याय व्यवस्था में सुधार करना। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और न्याय मंडलों के संगठन भी किया गया ताकि निष्पक्ष जांच करके सभी व्यक्ति के प्रति न्याय दिया जाए। जो व्यक्ति अपराधी हैं उन्हें ही केवल दंड मिलनी चाहिए, जो व्यक्ति सत्य है उन्हें दंड नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब निष्पक्ष जांच होगा। इस प्रकार से इन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो दूसरी नीति थी वो थी न्याय व्यवस्था में सुधार करना। इन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की और उनसे यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक उनके प्रति निष्पक्ष जांच ना हो। यानी कि केवल वही व्यक्ति को दंड मिलनी चाहिए जो व्यक्ति अपराधी है। जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उनको दंड नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब निष्पक्ष जांच होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। तीसरा जो है वो है सामाजिक सुधार। उन्होंने बाल विवाह और विधवाओं को संरक्षित करने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने दहेज के खिलाफ कानून भी लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं लेगा। साथ ही समाज में विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन था, जिसको इन्होंने बेहतर करने के लिए कानून बनाए। उस समय समाज में बाल विवाह बहुत अधिक होती थी, उन पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरा नीति था वो था सामाजिक सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने समाज को सुधार करने के लिए सबसे पहले जो बाल विवाह था उनको पहले रोका। साथ ही विधवाओं का जीवन पहले अत्यंत कठिन था, जिसके कारण उनका जीवन आसान करने के लिए उनको संरक्षित दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दहेज प्रथा का विरोध किया और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं लेगा। तो इस प्रकार से जो इन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। चौथा जो इसका सुधार है वो है राजस्व व्यवस्था में सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक योजनाएं बनाई,
जिसके तहत उन्होंने आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्ट्रार की स्थापना की और अपने अधिकारियों को आय और व्यय का हिसाब भेजने के लिए आदेश दिया। इनका यह उद्देश्य था कि सभी जगह समान राजस्व व्यवस्था लागू हो तथा कोई भी गांव राजस्व देने से बाकी ना रहे। इनके अधिकारी रजिस्ट्रार बनाकर सभी गांवों को राजस्व लेकर सुल्तान के पास हिसाब भेजता था। इसमें यह कहाँ तक सफलता हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में असफल हो गया। इनका जो चौथा सुधार नीति था वो था राजस्व व्यवस्था में सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक रजिस्ट्रार की स्थापना किया। रजिस्ट्रार में उन अधिकारियों को रखा जो इनके विश्वासी थे। रजिस्ट्रार की स्थापना इसलिए किया ताकि जो है भूमि से जो इनको राजस्व मिलता था उनका हिसाब किताब रख सके, और हिसाब किताब करने के बाद यह हिसाब किताब सुल्तान के पास भेजने का आदेश दिया। इन्हें इन क्षेत्रों में कहाँ तक सफलता मिली इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि इन क्षेत्रों में भी इन्हें असफलता मिली। पांचवा जो इसका सुधार था वो था दोआब क्षेत्रों में राजस्व की वृद्धि करने का प्रयास। इतिहासकारों का कहना है कि राजस्व में वृद्धि करने के लिए दोआब क्षेत्रों में राजस्व बढ़ाया गया। अब सभी किसानों को पहले से अधिक राजस्व देना पड़ा, लेकिन इस वर्ष वहां अकाल एवं सूखा पड़ा था, जिसके कारण किसान उन्हें टैक्स चुकता नहीं कर पा रहे थे और इस कार्य को छोड़कर लूटमार, चोरी, डकैती के पेशा को अपना लिया। सुल्तान ने इनको दबाने के लिए इन्हें पूरी तरह से कुचल दिया ताकि चोरी डकैती पर नियंत्रण रखा जा सके, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि जगह जगह पर विद्रोह छिड़ गया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो पांचवा सुधार नीति था वो था दोआब क्षेत्रों में टैक्स को अधिक बढ़ा देना। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए दोआब के क्षेत्रों में राजस्व को बढ़ा दिया और इनके साथ जो है इनका भाग्य भी साथ नहीं दिया। उसी वर्ष जो है सूखा पड़ गया था, जिसके कारण कृषि नहीं हो पाया। जब कृषि नहीं हो पाया तो किसान जो है टैक्स को नहीं चुका पाया, और जब किसानों ने टैक्स को नहीं चुकता कर पाया तो उन्होंने जो है चोरी, डकैती, लूटमार के पेशा को अपना लिया, है ना। सुल्तान ने इस विद्रोह को भी कुचलने का प्रयास किया और इन्हें कुचल भी दिया। यह माना जाता है कि जब अकाल एवं सूखा पड़ा था तो सुल्तान ने किसानों की सहायता करने के लिए उन्होंने सिंचाई करने के लिए नहर एवं कुआं खुदवाया गया। किसानों को बीज एवं बैल भी दिया गया ताकि आसानी से खेती किया जा सके, लेकिन इन्हें लाभ नहीं मिला क्योंकि इन्होंने यह कार्य बाद में किया था। इस प्रकार से इन क्षेत्रों में भी इन्हें सफलता नहीं मिली। अन्य किस्म में यह कहा गया कि जब दोआब के क्षेत्रों में अकाल पड़ा था तो इन्होंने केवल विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उस समय जो है कृषि के लिए अन्य प्रयास नहीं किया, जिसके बाद सभी किसानों ने कृषि के कार्य को छोड़ दिया और किसी और पेशा को अपना लिया, है ना। उसके बाद जो है इन्होंने नहर एवं कुएं, तालाब का निर्माण करवाया, सिंचाई व्यवस्था भी करवाई ताकि जो है किसान कृषि कर सके। किसानों को बैल दिया, उनको अच्छे गुणवत्ता वाले बीज दिए, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कारण था कि इन्होंने ये सभी कार्य बाद में किया। अगर पहले किया होता तो शायद इन्हें सफलता मिल सकती थी। छठा जो इनका सुधार था वो था कृषि की उन्नति योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए एक योजनाएं बनाई। इस योजना के तहत एक विभाग की स्थापना किया गया। इस विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया कि वह अलग अलग क्षेत्रों में कृषि का देखरेख करे। कृषि का देखरेख करने के लिए आमिर कोही को नियुक्त किया गया, जिसमें 60 वर्ग मील का भूमि चुना गया और किसानों को सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि किया जा सके। लेकिन इस नीति में भी सफल नहीं हो सका और इन्हें असफलता मिली क्योंकि इनके सभी कर्मचारी तथा किसान भ्रष्ट थे। मोहम्मद बिन तुगलक का जो छठा सुधार नीति था वो था कृषि के क्षेत्रों में उन्नति की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए एक अलग प्रकार की योजना लाया। इस योजना के तहत कुछ उपजाऊ वाले भूमि को चुना जो 60 वर्ग मील था। उस भूमि को चुनने के बाद उसको देख रेख करने के लिए अमीर कोही को नियुक्त किया गया। अमीर कोही कौन थे? तो जो है भू राजस्व को जो है कलेक्ट करने या उन क्षेत्रों में देख रेख करने के लिए नियुक्त किया गया था। इन क्षेत्रों में भी इन्हें सफलता नहीं मिला। इसका कारण यह था कि जो इनके किसान थे और जो इनके अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे।
सातवां जो इनका सुधार था वो था आर्थिक नीतियाँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक नीतियों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई थी। उन्होंने करोड़ों तक का खजाना जमा कराया और कुछ टैक्स को हटाया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया। आठवां है सैन्य नीतियाँ। उन्होंने सैन्य नीतियों के माध्यम से अपनी सत्ता को अस्थायी बनाया। उन्होंने अपनी सेना को बहुत सारे अभ्यास कराया और सेना के सेनापति को बहुत अधिक वेतन दिया गया, ताकि सेना का संचालन सही तरीके से किया जा सके। इस प्रकार से इन्होंने सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो आठवां सुधार नीति था वो था सैन्य व्यवस्था में सुधार करना। इसका नौवां नीतियाँ और अंतिम नीतियाँ है नागरिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को उन्नत बनाने के लिए नागरिक नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत उन्होंने अपने सरकार के अंतर्गत लोगों को सरकारी नौकरियां देने का प्रयास किया और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाएं बनाने का भी प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो नौवां नीतियाँ था वो था नागरिक नीति। नागरिक नीति के तहत जो है इन्होंने सरकारी नौकरी को लोगों को देने का प्रयास किया और सरकारी नौकरी देने के बाद कुछ लोगों का जीवन जो है जीना अत्यंत आसान हो गया। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने साम्राज्य में लोगों को सहायता करने के लिए कई नीतियाँ लागू किया, लेकिन इतिहासकारों का यही मानना है कि इनकी सभी नीतियाँ असफल रही। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों में से अधिकतर लोगों का सोचना था कि लगातार वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो लगातार वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाया है। क्योंकि आप लोगों का जब हम कमेंट देखते हैं लगातार एक ही कमेंट आता है कि भैया थोड़ा हेल्प कर दीजिए, सारा प्रश्न कहाँ पर मिलेगा। जब मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि हमने किस तरह से अपनी पढ़ाई की है। ना यूट्यूब में समझ में आता था, उस समय यूट्यूब में कोई वीडियो भी नहीं मिलता था, ना ही गूगल में समझ में आता था, ना बुक में आता था। समझना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए जो है हमने आप लोगों के लिए कुछ बेहतर, कुछ अलग करने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एक्चुअली में मुझे भी समय नहीं मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, 6 से 7 डेज़ हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का समस्या जब देखा तो हमें लगा कि कोई ऐसा चीज़ का खोज करते हैं जहाँ से स्टूडेंट आसानी से पढ़ सके और उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। इसीलिए जो है हमने एक वेबसाइट बनवाया है, एक वेबसाइट डिज़ाइन किया है। उस वेबसाइट को इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट आसानी से पढ़ सके। उस पर जो है मेरा काम चल रहा है और प्रत्येक दिन जो है उसमें अनगिनत प्रश्न को हम अपलोड कर रहे हैं। लगभग 3 या 4 डेज़ में हमने उसमें 50+ क्वेश्चन अपलोड कर दिया है और आने वाले 5 से 10 डेज़ में सेमेस्टर 4 का सभी प्रश्न वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सेमेस्टर 1 से 6 तक वेबसाइट के माध्यम से सारा प्रश्न मिल जाएगा। सभी वीडियो नहीं आ सकता है, लेकिन आपको सभी प्रश्न वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको यह करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो है वेबसाइट और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है और वेबसाइट में भी चले जाना है। टेलीग्राम में सभी वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स भी रहेगा, बिल्कुल फ्री। और जो स्टूडेंट अपने अनुसार से जितना प्रश्न चाहे एक दिन में पढ़ सकता है वो वेबसाइट पर जा सकता है। और वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर जिस तरह से गूगल में सर्च होता है ना, उसको डिज़ाइन ही इसी प्रकार से किया गया है। वहाँ पर जाके आप गूगल जैसा सर्च कर सकते हो। आप जिस प्रश्न को सर्च करोगे वो सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। हम बहुत जल्द उन पर भी वीडियो बनाने वाले हैं कि उनमें क्या क्या फ्यूचर है। यकीन मानिए आप लोगों का जो है पढ़ना बहुत आसान हो गया। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट समीर रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल से पढ़े या समीर रिसर्च सेंटर वेबसाइट से पढ़े, सभी लोगों का जो है अच्छा अंक आना चाहिए। और ये तभी होगा जब मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करोगे, है ना। तो आप सभी वेबसाइट पर जाके